मैं मैथ्स मित्र नितिन राठौर आपका लॉजिक माइंड यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको कल आपका पेपर है अर्धवार्षिक का कक्षा 9वीं का, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम 1 घंटे की क्विक क्लास लें जिसमें क्विक रिवीजन हो जाए आपका सुपर फास्ट, और जो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपको मैं बता दूं कि कैसे उनको सोल्व करना है और आपको एक समराइज कर दूं पूरे चैप्टर को। तो हम पहले चैप्टर लेकर आ रहे हैं अध्याय 1 परिमेय संख्या। आपको पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होती है। वे संख्याएं जो p बटे क्यू के रूप में लिखी जा सकती है उन्हें हम परिमेय संख्या बोलते हैं। इसमें q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्या किसे बोलते हैं? ऐसी संख्या जिसे p बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उसे हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। जैसे √3, √2, √5, जो भी रूट के अंदर है लेकिन किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वर्ग नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। फिर एक और क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या होती है, कितनी परिमेय संख्या होती है? तो आपका आंसर आना चाहिए अनंत, क्योंकि दो नंबरों के बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? अनंत। फिर एक और क्वेश्चन आता है कि दो नंबरों के बीच में 5 परिमेय संख्या बताइए, 6 परिमेय संख्या बताइए, कितना भी दे दो XYZ, तो आपको जो भी नंबर पूछा गया उसे डबल मतलब कि एक ज्यादा नंबर का ऊपर गुणा कर दो अंश और हर में, और आसानी से आप नंबर निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ 2 और 3 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना था, तो मैंने 5 परिमेय संख्या था तो मैंने 6 का ऊपर गुणा कर दिया, 6 का नीचे कर दिया, तो 2 का 6 में करा कितना बन गया? 12। 6 का 3 में करा कितना बन गया? 18। अब 12 और 18 के बीच में जितनी भी संख्या थी वो मैंने लिख दी। 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17। यदि वो ज्यादा पूछता, 8 पूछता, तो मैं 9 का गुणा ऊपर और नीचे कर देता। इस तरह से हमें परिमेय संख्या के बीच में परिमेय संख्या निकालना आना चाहिए। फिर एक और क्वेश्चन आता है इसी में, इसमें शांत दशमलव और अशांत दशमलव। तो शांत दशमलव क्या होता है? ऐसी संख्या जिसे डिवाइड करने पर पूरी तरह क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है, दशमलव के कुछ अंकों के बाद समाप्त हो जाती है भाग की प्रक्रिया, उसे हम शांत दशमलव बोलते हैं। ऐसी प्रक्रिया जिसमें भाग देने के बाद कभी भी भाग की प्रक्रिया समाप्त नहीं होती, कुछ ना कुछ शेषफल बच जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अशांत दशमलव। जैसे मैंने उदाहरण लिखा 3/4, 4 से मैंने भाग दिया 3 में, तो ये गया 0.75। अब भाग की प्रक्रिया क्या हो गई? समाप्त। तो जब भाग की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं शांत, और जब भाग की प्रक्रिया समाप्त नहीं होती है, कुछ ना कुछ शेषफल बच जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अशांत। जैसे 1/3, 3 का भाग दूंगा तो 3 3 3 3 रिपीट आ ही जाएगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे? अशांत। तो आपको शांत दशमलव और अशांत दशमलव की पहचान याद होनी चाहिए। और एक और क्वेश्चन इसमें आता है कि बताइए 343/5 शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव? तो आप पूरी तरह भाग चला गया तो बता देना कि शांत दशमलव है, पूरी तरह भाग नहीं गया तो बता देना क्या है? अशांत दशमलव। तो यह तो आपका पहला चैप्टर। अब मैं दूसरे चैप्टर पर, ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 होती है उसे हम रैखिक बहुपद बोलते हैं, जिसकी घात 2 होती है उसे हम द्विघाती बहुपद बोलते हैं, और जिसकी घात 3 होती है उसे हम त्रिघाती बहुपद बोलते हैं। हमारी 9वीं क्लास में इतना ही। एक पद रहता है उसे एक पदी, 2 पद रहता है उसे द्विपदी, और 3 पद रहता है उसे त्रिपदी। तो हमें पदों के हिसाब से पूछा जाता है। उदाहरण बताएगी ये कौन सा पदी है, तो इसमें 3 पद है, 1 2 3। पद कैसे गिनेंगे? जहां भी प्लस माइनस आ गया उसको हम अगला पद जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर अभी तक 1 था, जैसे ही प्लस आया तो मैं इसको दूसरा मानूंगा, जैसे ही प्लस आया तो इसको कितना मानूंगा? तीसरा पद। तो ये कितना है? त्रिपदी। जैसे यहाँ पर कितने पद है? तो ये 1, और अगला पद कौन सा है? प्लस आया तो दूसरा पद, तो ये द्विपदी है। ये मैंने लिखा कितना? 3x, तो ये कितना है? एक पदी। तो पद 1 रहेगा तो उसे एक पदी, 2 पद रहेगा तो उसे द्विपदी, और 3 पद रहेगा तो उसे त्रिपदी। घात के हिसाब से पूछा जाता है। तो आपको जैसे कि मैंने लिखा है 3x + 4, तो अधिकतम घात कितनी है? ये जो माथे पर लिखी रहती है इसे हम घात बोलते हैं। तो इसमें एक घात है तो इसे रैखिक बोलेंगे। इसकी घात कितनी है? अधिकतम 2, तो इसे द्विघाती बोलेंगे। और इसकी घात मान लो कितनी है? 3x + 4x, तो इसे हम क्या बोलेंगे? त्रिघाती। और एक क्वेश्चन आता है घात बताइए। क्या बताइए? घात। तो जो भी माथे पर लिखा रहता है सिर के ऊपर, और जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसे हम क्या बोलेंगे? घात। क्या बोलेंगे? घात। तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात बताइए, तो यहाँ ये नंबर है, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 7। तो इसकी घात कितनी कहलाएगी आपकी? 7। क्या कहलाएगी? 7। एक क्वेश्चन ही आता है। एक और क्वेश्चन आता है आपका गुणांक बताइए। क्या बताइए? गुणांक। मान लो यहाँ लिखा है
3x प्लस 4 प्लस 5x स्क्वायर। तो यहाँ गुणांक x, मान लो x का गुणांक पूछा तो x का पड़ोसी कौन है 3, तो यहाँ x का गुणांक कौन कहलाएगा 3। यहाँ से आपसे पूछे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का पड़ोसी कौन है 8, तो एक्स स्क्वायर का पड़ोसी कौन है 8, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन कहलाएगा 8। मतलब कि गुणे में जो भी लिखा रहे जिसका पड़ोसी पूछे वही आपका क्या कहलाएगा गुणांक। क्या पूछा जाएगा गुणांक। फिर आपको पूछा जाएगा गुणनखंड निकालिए। क्या निकालिए गुणनखंड। तो ये गुणनखंड में आपको मैंने ये आइडेंटिटी पहले भी आपको बताई थी कि एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। मतलब कि यह फार्मूला कब लगेगा जब आपका पहला पद क्या हो सेम। जैसे कि मैंने लिखा 103 गुणित 104, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 3 और इसको लिख सकता हूँ मैं 100 प्लस 4। मतलब कि इसका पहला पद सेम है तो यह एक्स की जगह आ जाएगा, ठीक, और ये आपका ए का मान बन जाएगा और ये आपका बी का मान। इस सूत्र में हम मान रखेंगे तो आ जाएगा। फिर आता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एक इससे पूछा जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब, इसमें आएगा 99 का क्यूब बताइए, ठीक, यह आ जाएगा 101 का क्यूब बताना है, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। फिर ये आ जाएगा आपको 98 गुणित 102, मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। फिर एक आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b। मतलब फार्मूला में आपको क्या रखनी है वैल्यू रखनी या उसके गुणनखंड, एक समीकरण देगा और बताएगा गुणनखंड है या नहीं। तो इस वाले चैप्टर में से ये क्वेश्चन पढ़ लें ताकि हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए। फिर आता है निर्देशांक ज्यामिति। अब निर्देशांक ज्यामिति बहुत सरल चैप्टर है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आपको क्या करना है, जो एक्स अक्ष रहता है ये वाली लाइन, इसको हम क्षैतिज रेखा और इसको हम क्या बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। तो इसका नाम हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। एक्सिस मीन्स अक्ष, एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। अब यहाँ पर ये सब वैल्यू प्लस की रहती है, इधर वाली वैल्यू काय की रहती है प्लस की, और ये वाली वैल्यू काय की रहती है माइनस की, और ये वाली भी वैल्यू काय की रहती है माइनस की। तो ये जो x रहता है वो प्लस का रहता है, जो x डैश रहता है वो माइनस का रहता है, y का रहता है प्लस का और y डैश का रहता है माइनस का। अब हमें पूछा जाता है निर्देशांक, तो पहले तो हमें इनके चतुर्थांश पता होना चाहिए। चतुर्थांश किसे बोलते हैं, जब दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो बनने वाले भाग क्या कहलाते हैं चतुर्थांश। तो यह पहला चतुर्थांश, तो पहले चतुर्थांश के चिन्ह पूछेगा, तो यहाँ पर x का मान भी प्लस का रहता है और y का भी मान क्या रहता है प्लस का। तो पहले चतुर्थांश के चिन्ह क्या रहेंगे प्लस प्लस। दूसरे चतुर्थांश के चिन्ह, तो यहाँ x की वैल्यू आएगी माइनस की और y की वैल्यू आएगी प्लस की, तो दूसरे चतुर्थांश के चिन्ह हो जाएंगे माइनस प्लस। तीसरे चतुर्थांश मतलब दोनों वैल्यू काय की रहती है माइनस की, x की भी माइनस की रहती है और y की भी काय की रहती है माइनस की, तो तीसरे चतुर्थांश के चिन्ह क्या हो जाएंगे माइनस माइनस। चौथे चतुर्थांश के चिन्ह, तो x यहाँ काय का रहता है प्लस का, y काय का रहता है माइनस का, तो चौथे चतुर्थांश के चिन्ह क्या हो जाएंगे प्लस माइनस। आपको दिमाग में ये याद होना चाहिए कि x का मान है वो पहले आएगा और y का मान काय में आएगा बाद में। तो यहाँ पर भी x का मान आ जाए वो प्लस, जैसे कि यहाँ पर तो x का मान यहाँ काय का था प्लस का, y का मान काय का था यहाँ प्लस का, तो ये पहले चतुर्थांश के चिन्ह क्या आ जाएंगे प्लस प्लस। यहाँ x का मान काय का है माइनस का और y का मान काय का है प्लस का, तो माइनस प्लस आपका पहले दूसरे चतुर्थांश के चिन्ह क्या हो जाएंगे माइनस प्लस। इस प्रकार तीसरे के दोनों वैल्यू का है कि माइनस की, तो माइनस माइनस। चौथा काय का है x का मान काय का है प्लस का, y का मान काय का है माइनस का। आपको ये भी पता होना चाहिए जो x की वैल्यू रहती है उसे हम भुज बोलते हैं, जो y की वैल्यू रहती है उसे हम क्या बोलते हैं कोटि बोलते हैं। x अक्ष पर y का मान शून्य होता है और y अक्ष पर x का मान शून्य होता है, ठीक। ये तो हो गया। आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है मूल बिंदु के निर्देशांक बताइए। तो मूल बिंदु किसे कहते हैं, जहां पर दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती है उसे हम क्या बोलते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या आते हैं 0, 0, ठीक। अब आपको दे दिया 3 - 4, बताइए किस चतुर्थांश में, तो आप किसे पकड़ोगे, तो आपको ध्यान रखना चिन्ह। यहाँ x का मान काय का है प्लस का, y का मान काय का है माइनस का, तो प्लस माइनस का चिन्ह कहाँ दिख रहा है यहाँ पर, मतलब कि यह जो पॉइंट है कौन से चतुर्थांश में स्थित है चौथे चतुर्थांश में स्थित है। इस प्रकार आप क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हो। फिर मैं अगला जो चैप्टर लेता हूं, अगला चैप्टर में आपका आ जाएगा तो समीकरण, कौन सा आ जाएगा समीकरण, दो चर, ये एक चर वाले रैखिक समीकरण।
तो रेखिक समीकरण क्या, जिसकी घात 1 हो उसे हम रेखिक समीकरण बोलते हैं। रेखिक समीकरण का व्यापक रूप तो ax प्लस बी बराबर कितना होता है 0। a का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। द्विघात मतलब आपको दो चर वाला रेखिक समीकरण पूछे उसका व्यापक रूप तो ax प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर a का मान 0 नहीं होना चाहिए और b का भी मान क्या नहीं होना चाहिए 0। यदि a का मान 0 हो गया तो फिर वो चर नहीं बचेगा, चर नहीं बचेगा तो वो रेखिक नहीं कहलाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर एक चर तो बचना ही चाहिए। अब एक क्वेश्चन आता है AC बराबर AB हाफ। ठीक, एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें A और B दे रखा है और C दे रखा है, तो आपको प्रूफ करना है कि AC जो है वो AB का क्या है, आधा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है AC का जो ये दिख रहा होगा, यहाँ पर एक लाइन दे रखी है, तो आपको बताना है कि AC और BD क्या है बराबर, AC बराबर क्या है BD, ये आपको बताना है। तो यह क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। इन दो क्वेश्चन को आप कर लेते हैं तो आपका यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और एक और बात है, इसमें आपको बताना रहता है शून्यक है या नहीं। तो शून्यक क्या होते हैं, जब किसी समीकरण को हम सोल्व करते हैं और जो हमें आंसर निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं शून्यक। जैसे x ये बहुपद है, अभी बहुपद के बराबर में 0 मान लूंगा तो ये क्या बन जाएगा समीकरण। तो मैं जब x का मान निकालूंगा 3 की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। तो जो x का मान निकला यही इसका क्या कहलाएगा शून्य। क्या कहलाएगा शून्य। किसी भी समीकरण को हल करने पर जो मान निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं शून्य। यह मान यदि मैं इस समीकरण में रखूं फिर से तो इसका मान क्या हो जाना चाहिए 0 हो जाना चाहिए। यदि 0 हो गया तो यह इसका क्या कहलाएगा शून्य। जैसे मैं ये 3x की जगह रखता हूँ -3, ये +3 ऐसा का ऐसा बराबर कितना 0। 3 में से 3 गया कितना था 0, बराबर कितना 0। LHS बराबर RHS, मतलब कि हमें जो मान दिया है वो यदि उसमें पुट करने पर 0 आ जाता है तो वह उसका क्या कहलाएगा शून्य। इस प्रकार से यह चैप्टर भी आपका क्या हो जाता है कंप्लीट। फिर अब हम अगले चैप्टर की ओर आते हैं। तो अब हमारा अगला चैप्टर है रेखिक युग्म कोण। रेखिक कोण, रेखिक रेखा एवं कोण। तो रेखा एवं कोण में आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक सरल रेखा को कोई सी भी रेखा काटे, ठीक, तो वो क्या बनाएगी रेखिक युग्म। और रेखिक युग्म का कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। जैसे मैंने ये रेखा खींची, ये और ये, तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 180। एक ही रेखा पर बनने वाले कोण क्या कहलाएंगे रेखिक युग्म कोण। और रेखा क्या होनी चाहिए स्ट्रेट सरल 180 डिग्री पर होनी चाहिए। ठीक, रेखिक युग्म कोण याद होना चाहिए। इसके बाद आपको पता होना चाहिए एक रेखा है, दो समांतर रेखा, और समांतर रेखाओं को कोई सी रेखा काटती है तो कितने कोण बनते हैं। तो यहाँ पर 8 कोण बनते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन 8 कोणों की आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि क्या क्या है। जैसे 1 और 5, 2 और 6, 3 और 7, 4 और 8, 1 और 5 ये आपके कहलाएंगे संगत कोण। उसी प्रकार 2 और 6 भी क्या कहलाएंगे संगत कोण। इसी प्रकार 4 और 8 भी क्या कहलाएंगे संगत कोण। 3 और 7 भी क्या कहलाएंगे संगत कोण। और संगत कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। जो एक ही रेखा के एक ही ओर बने उन्हें हम क्या बोलेंगे संगत कोण। जैसे ये रेखा है और ये रेखा है, तो ये रेखा क्या है समांतर है। क्या है समांतर। समांतर कब होगी जब ये अंदर बनने वाले कोणों का योग कितने डिग्री होगा 180 डिग्री होगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे 3 और 5 का कोण जब योग 180 डिग्री हो जाए तो रेखाएं क्या होगी समांतर होगी। क्या होगी समांतर। और एक और क्वेश्चन ये है कि 1 और 8, जैसे ये 1 इधर बन रहा है और 8 इधर बन रहा है, तो इन कोणों को क्या बोलेंगे हम एकांतर कोण। जब झेड की आकृति बन जाए और रेखाएं समांतर होती तभी एकांतर कोण बनते हैं। तो ये भी हमको पता होना चाहिए। कोणों के प्रकार याद होने चाहिए कि न्यून कोण किसे बोलते हैं, अधिक कोण किसे बोलते हैं, ऋजु कोण किसे बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण किसे बोलते हैं, पूर्ण कोण किसे बोलते हैं। तो जो 90 डिग्री से छोटा रहेगा उसे हम न्यून कोण, जो 90 डिग्री से बड़ा रहेगा उसे अधिक कोण, और जो 90 डिग्री के बराबर रहेगा उसे समकोण, और 180 डिग्री के पर रहेगा उसे ऋजु कोण, और 180 से 360 के बीच में रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे पूर्ण कोण। तो ये हमको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको यूक्लिड के जो चैप्टर है उसमें से क्या याद होना चाहिए, यूक्लिड की 5वीं अवधारणा याद होनी चाहिए। और यूक्लिड में मैंने बता दिया AC बराबर वाला क्वेश्चन वो याद होना चाहिए। अब हम आते हैं छठा चैप्टर हो गया हमारा। अब 7वें पे आते हैं हम सर्वांग समता। अब सर्वांग समता क्या होती है, त्रिभुज जो हम पढ़ रहे हैं।
तो त्रिभुज में आपको पहले तो ये पता होना चाहिए त्रिभुज क्या होता है। ऐसी बंद आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी होती है और तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, उसे हम क्या बोलते हैं त्रिभुज बोलते हैं। अब त्रिभुज की सर्वांग समता क्या होती है, ऐसी आकृतियां जो माप और आकार में बराबर होती है उसे हम क्या बोलते हैं सर्वांग सम। जैसे ये हथेली है, इस हथेली पे मैं दूसरी हथेली रखूं तो पिछली हथेली नहीं दिखेगी, तो इसे हम क्या बोलेंगे सर्वांग सम। जैसे दो 5 रुपए के सिक्के एक के ऊपर एक रख दिया है तो एक आकृति दिखना क्या हो जाएगी बंद, तो वो भी क्या कहलाएगी आपकी सर्वांग सम। अब सर्वांग समता यदि है तो फिर उनकी हर चीज क्या हो जाएगी बराबर। यदि दो आकृति सर्वांग सम होती है तो उनका परिमाप भी बराबर होता है, फिर उनका क्षेत्रफल भी बराबर होता है, उनके कोण भी बराबर होते हैं, उनकी भुजाएं भी क्या होती बराबर, कुल मिलाकर उनकी हर चीज क्या हो जाती है बराबर। जैसे एक फोटो है, ठीक, उसी की एक और प्रति है तो वो दोनों क्षेत्रफल में क्या हो जाएंगे बराबर, कोण में भी क्या हो जाएंगे बराबर। तो सर्वांग समता की कसौटी, अब सर्वांग समता की कसौटी हमने पढ़ी थी, 5 कसौटियां होती हैं, भुजा भुजा भुजा, फिर भुजा कोण भुजा, फिर कोण भुजा कोण, फिर एक RHS नाम से पढ़ी थी, राइट हाइपोटेनियस साइड, समकोण, कर्ण और भुजा। इन पांचों प्रॉपर्टी का उपयोग करके हम किसी भी त्रिभुज को क्या बता सकते हैं सर्वांग सम और सर्वांग सम बता सकते हैं। तो इसके हम क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए थे, वो कर लेना। तो इस प्रकार से हमारा 7वां चैप्टर हो जाएगा सब त्रिभुज। अब हम आते हैं 8वें चैप्टर पर। तो 8वां चैप्टर है हमारा चतुर्भुज। अब चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज ऐसी बंद आकृति जो 4 भुजाओं से घिरी होती है जिसके अंतर कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, उसे हम चतुर्भुज बोलते हैं। अब चतुर्भुज के प्रकार क्या होते हैं, तो हमारा प्रकार होता है आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। इन पांचों चतुर्भुज की आपको परिभाषा याद होनी चाहिए, इनके गुण याद होने चाहिए और मैंने जो क्वेश्चन टिक लगाए वो कर लेना, तो आपको वो क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं व्रत। तो व्रत में क्या आता है, व्रत किसे कहते हैं, ऐसी आकृति जिस ये केंद्र है और ये क्या है आपकी परिधि। तो केंद्र से एक निश्चित दूरी पर बिंदुओं का असंख्य समूह जो मिलकर आकृति बनाता है उसे हम क्या बोलते हैं व्रत। अब व्रत में बहुत सारी चीजें होती है, क्या क्या होती हैं, जो ये यहाँ पर लिखा रहता है इसे हम क्या बोलते हैं केंद्र, क्या बोलते हैं केंद्र। तो यह आपका क्या कहलाएगा केंद्र, ये आपका केंद्र है। केंद्र से परिधि, ये केंद्र और ये परिधि, केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे त्रिज्या। यह यूं भी बन सकती है, चाहो तो ये यूं भी बन सकती है। केंद्र और परिधि को मिलाने वाली लाइन आपकी क्या कहलाएगी त्रिज्या, क्या कहलाएगी त्रिज्या। ठीक, एक वृत्त में कितनी त्रिज्या होती है, तो आप बता सकते हो कि अनंत, क्योंकि अनंत बिंदु होते हैं। अब आती है आपकी व्यास। तो ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, कहां से होकर गुजरती है, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, तो वह उसका क्या कहलाती है व्यास। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। व्यास वृत्त को 2 बराबर भाग में क्या कर देता है विभाजित। एक वृत्त में कितने व्यास हो सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं अनंत। केवल क्या होना चाहिए, केंद्र से होकर जाना चाहिए। यह आपको जो दिख रही है इसको हम क्या बोलेंगे जीवा, क्या बोलेंगे जीवा। परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है जीवा। जीवा वृत्त को कितने भागों में डिवाइड कर देती है 2 भागों में। जो बड़ा हिस्सा है इसके ऊपर वाला दिख रहा है ये बड़ा, ये छोटा हिस्सा है तो इसे लघु, और ये जो बाहर का बचा इसे हम क्या बोलेंगे दीर्घ। तो एक वृत्त में कितनी जीवाएं होती थी अनंत। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन होती है, तो क्या कहलाएंगे हम व्यास। ठीक, अब ऐसी रेखा जो वृत्त को क्या कर दे प्रतिच्छेद कर दे दोनों तरफ से, तो उसे हम बोलेंगे छेदक रेखा। ऐसी रेखा जो वृत्त को स्पर्श करके जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे स्पर्श रेखा। अब हम यदि हमें त्रिज्या दे रखी हो तो व्यास निकाल सकते हैं, व्यास दे रखा तो हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। त्रिज्या में 2 का गुणा कर देंगे तो व्यास निकल आएगा, और त्रिज्या में मतलब व्यास में 2 का भाग दे देंगे तो क्या निकल आएगी त्रिज्या। जैसे 16 दे रखी त्रिज्या, तो हमको व्यास निकालना है तो 16 में 2 का गुणा कर दो तो व्यास कितना बन जाएगा 32। 32 में 2 का भाग लगा दो तो व्यास दे रखा था तो अब त्रिज्या निकल आएगी 16। तो इस प्रकार से एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एक से एक डायग्राम दे रखेगा और बताना है आपको कि ये वाली और ये वाली रेखा आपकी क्या होती है बराबर, मतलब एक ही वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती है बराबर होती है। तो इसे भी हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। इसे मान लेते हैं सी, ये वाला, ये वृत्त का केंद्र ओ है,
यह ए बी एक रेखा है, बी मतलब कि ए बी एक त्रिज्या है, ओ बी भी त्रिज्या है, ओ सी भी त्रिज्या है। तो बताइए दोनों त्रिभुज क्या है, मतलब केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करते हैं। तो पहले मैं लिखूंगा कि यह एक वृत्त है, ठीक, वृत्त है तो मैं बताऊंगा चूंकि दिया है, क्या दिया है, ए बी, बी सी, ओ सी क्या है आपकी त्रिज्या है, मैं लिख दूंगा। फिर बताऊंगा कि सिद्ध करना है कि यहाँ पर कोण 1 और ये कोण 2 क्या है, बराबर है, यह हमको सिद्ध करना है। फिर हम कैसे बताएंगे, पहले हम 3 बातें बराबर करेंगे, सर्वांग सम में हमने पढ़ा है। पहली बात बताएंगे ओ ए बराबर क्या बता देंगे, ओ बी, क्योंकि एक वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती है, बराबर। इसी प्रकार मैं बता दूंगा ओ बी बराबर क्या बता दूंगा, ओ सी, यह भी उसकी क्या है, त्रिज्या है। फिर हम बता देंगे कि यदि ये त्रिज्याएं बराबर है तो इनके बीच की ये जो है ये जीवा भी क्या है, बराबर है। तो ये हम बता देंगे, 3 बात बराबर हो गई तो हम कह सकते हैं कि यह त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम। सर्वांग सम है तो हम बता सकते हैं कि यह कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यह क्वेश्चन आईएमपी आता है एग्जाम में। इस प्रकार से हमने मोटे मोटे तौर पर देखा कि 1 से 9 तक के जो चैप्टर हैं उनमें क्या इंपॉर्टेंट है और हमको किन किन बातों को पढ़कर जाना है। और जो मैंने आपको बताया यह पढ़ के जाएं, क्योंकि कल आपको यही क्वेश्चन टकराएंगे एग्जाम में। तो कृपया इनसे संबंधित जो मैं छूट गया हो सकता है कुछ छूट गया हो तो वो भी पढ़ के जाएं, इनसे संबंधित आपको क्वेश्चन आएंगे। जय हिंद, जय भारत। आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि इससे पहले हमने 1 घंटे का वीडियो बनाया था लेकिन उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी तो वो चला गया। फिर डबल से मेहनत करके हमने आपके लिए ये वीडियो बनाया है। धन्यवाद।